नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों, इस सीरीज के दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर से 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूरे के पूरे सिलेबस पर आधारित है और आपका एक तरीके से पूरा का पूरा ही मॉडल टेस्ट है। इसी तरीके के प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में आने वाले हैं दोस्तों। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को इत्मीनान से देखते रहिए दोस्तों। थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझते हुए हम करने वाले हैं। ओके दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के पहले प्रश्न को। ओके, पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है। क्या है दोस्तों? तो शिक्षार्थी भी है, सीखने की प्रक्रिया भी है, अध्यापक भी है, तो उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। ओके, नेक्स्ट दूसरा, किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है बाल्यावस्था। जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था में सेक्सुअल टेंडेंसी लो लेवल पर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी। ओके, कड़ी है दोस्तों, ये जोड़ने वाली कड़ी जो है वो क्या है बताना है आपको। तो मानव व्यवहार, शिक्षक, विद्यालय या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मानव व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, मानव व्यवहार इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट चौथा प्रश्न, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? जी हाँ दोस्तों, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो इसका आंसर है दोस्तों रूसो। जी हाँ दोस्तों, रूसो ने किया। रूसो ने एक पुस्तक लिखी, एमिल एक पुस्तक लिखी। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी लिखी, लेकिन साइकोलॉजी से संबंधित जो है वो एमिल पुस्तक थी रूसो की। ओके, नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है 120। जी हाँ दोस्तों, 120 जो है बुद्धि के कारक होते हैं। और जो त्रिआयामी सिद्धांत जो दिया है, ये दिया है दोस्तों गिलफर्ट ने। किसने? गिलफर्ट ने जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। ओके, नेक्स्ट छठा प्रश्न, साइकिल चलाना सीखना एक तरह का क्या है? बताइएगा। तो पेशीय सीखना, संवेदी सीखना या संवेदी पेशीय सीखना या शाब्दिक सीखना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेशीय सीखना। ओके दोस्तों, जो क्वेश्चन सिंपल सा होगा उसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विलियम वुंट ने की। किसने की? विलियम वुंट ने की। और कब की? 1779 में। और कहाँ की? तो लिप्जिंग में की। कहाँ की? लिप्जिंग में की थी। ओके, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने। ओके, नेक्स्ट संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? बताइएगा। आठवें प्रश्न का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है दोस्तों वो है उलिक नाइजर। जी हाँ दोस्तों, उलिक नाइजर जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक है। ओके, नेक्स्ट नौवां प्रश्न, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित किया जा सकता है? कौन सा किया जा सकता है? तो इसमें सबसे प्रमुख गुण जो है वो है सामाजिकता। जी हाँ दोस्तों, सामाजिकता इसमें सबसे प्रमुख गुण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है त्वरण। जी हाँ दोस्तों, त्वरण इसका सही आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण सही है, प्रतियोगिता न रखना सही है, लेबलिंग न करना, ये सारे सही है, जबकि त्वरण गलत है। ओके, नेक्स्ट 11वां, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों टच स्क्रीन का जो प्रयोग है वो इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस के लिए भी किया जाता है, यानी कि टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करती है। ओके, 12वां प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? बताइएगा।
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों चिप। जी हाँ दोस्तों, चिप कहलाती है। जबकि ये भी स्टोरेज करती है, लेकिन सिलिकॉन की नहीं बनी होती है ये। ओके, जबकि चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है और आंकड़ों का बड़े मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में भंडारण कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट 13वां प्रश्न ये रहा। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के डिजिटल रूप में डिलीवरी हेतु प्रयुक्त ई गवर्नेंस का पूर्ण नाम क्या है? तो बताइएगा। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जी हाँ दोस्तों, EG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इसका पूरा नाम है। ओके, नेक्स्ट 14वां प्रश्न। पहली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया किसने किया? पहला जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया ये किसने किया बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है गूगल एस्ट्रो। जी हाँ दोस्तों, गूगल एस्ट्रो ने रिलीज किया था। ओके, नेक्स्ट 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? यानी कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है आपको बताना है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या डेटाबेस मैनेजमेंट, बताइएगा 15। तो इसका सही आंसर है डेटा मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, डेटा मैनेजमेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये जो परिभाषा है किसने दी है बताना है आपको। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये दी जेम्स हेमिंग्स। जी हाँ दोस्तों, जेम्स हेमिंग ने ये परिभाषा दी है। ओके, नेक्स्ट 17वां प्रश्न। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है BS ब्लूम। जी हाँ दोस्तों, BS ब्लूम इसका सही आंसर है। ओके, 18वां प्रश्न। किसी कक्षा के सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उसी कक्षा के अन्य विषयों की विषय वस्तु के साथ एकीकरण कौन से प्रकार का जो है सह संबंध है, कोरिलेशन है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर है क्षैतिज सह संबंध। जी हाँ दोस्तों, क्षैतिज सह संबंध इसी को बहुपक्षीय सह संबंध भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट। प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइएगा। प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है करके सीखना अधिक स्थायी अधिगम होता है। प्रायोजना विधि में करके सीखा जाता है, तो करके सीखना अधिक स्थायी अधिगम होता है। ओके, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट मेथड, बताइएगा प्रायोजना विधि किसने दी है। ओके, नेक्स्ट। प्रायोजना विधि के सोपान भी लिखिए। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप नहीं पाया जाता है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों राजस्थान में तारा बालू का स्तूप भी पाया जाता है, पैराबोलिक भी पाया जाता है, बरखान भी पाया जाता है, घोराइड नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर घोराइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 21वां। नेक्स्ट, त्रिवार्था दक्षिण पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखता है? तो बताइएगा दोस्तों 21वें प्रश्न का आंसर। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है त्रिवार्ता के अनुसार AW में होता है। किसमें? AW में। ओके, CAW जो है ये पूर्वी राजस्थान है, और BW ये है बीकानेर जैसलमेर वाला क्षेत्र, और उसके बाद वाला जो है BSH है, सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट 22वां। राजस्थान के किस मृगवन को ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, बताना है आपको 22वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर है संजय उद्यान मृगवन। जी हाँ दोस्तों, संजय उद्यान मृगवन ये शाहपुरा जयपुर में है। कहाँ स्थित है? शाहपुरा जयपुर में, और इसकी स्थापना 1986 में की थी। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों 23वें प्रश्न में, बताइएगा। राष्ट्रीय वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण वानिकी प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है, लेकिन वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा उदयपुर में नहीं है दोस्तों, ये जयपुर में है। कहाँ स्थित है? जयपुर में। ओके, तो तीसरा वाला इसका विकल्प सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट, बाकी सारे सही है। 24वां। निम्नलिखित में से किस झील के किनारे सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है? तो कोलायात है। ओके दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में कोलायात जो है गलती से मैंने सिकर बोल दिया था, जबकि ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है प्रतिवर्ष। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
पांचना बांध में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती है बताना है दोस्तों। बरखेड़ा गिरती है, भैंसावट गिरती है और भद्रावती भी गिरती है। तीनों गिरती है तो कौन सी नहीं गिरती है? रूपनगढ़ किस में गिरती है? सांभर में गिरती है। किसमें? सांभर में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिवेणी संगम के संदर्भ में असत्य है? असत्य कथन बताना है दोस्तों 26वें में। तो इसका भिगोद वाला सही है, बनास बेड़च मेनाल, रामेश्वर घाट बनास चंबल सीप, ये सही है दोस्तों। और राजमहल में जो है बनास डाई और खारी मिलती है, जबकि बेणेश्वर धाम में सोम जाखम तो है लेकिन साबरमती नहीं है, माही है दोस्तों। कौन सी है? माही नदी। अगर यहाँ माही होता तो सही विकल्प हो जाता आपका। ओके, नेक्स्ट 27वां प्रश्न, मध्यमकालीन मृदा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये होती है दोस्तों कपास के लिए। ओके, किसके लिए? कपास के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 28वां प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय सहयोग किस अनुपात में है? तो इसका सही आंसर है 60:40। दोस्तों क्या आंसर है इसका? 60:40। जी हाँ दोस्तों, 60:40 इसका सही आंसर, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? बताइएगा। तो दोस्तों ये जो है 29वें प्रश्न का आंसर ये है बड़ा बाग जैसलमेर, 2001 में इसको स्थापित किया था। ओके, नेक्स्ट 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जालौर। जी हाँ दोस्तों, जालौर। वैसे तो दोस्तों एक ज़िले की बात होती है तो जालौर प्रसिद्ध है, लेकिन सारे ज़िलों में जो है ग्रेनाइट होता है। ओके, तो अगर एक ज़िले की बात होती है तो जालौर प्रसिद्ध है, लेकिन सारे ही ज़िलों में इनमें जालौर, बाड़मेर और सिरोही में भी ग्रेनाइट का जो है उत्पादन होता है। तो कौन सा जिला पूछा है? ओके, तो इसमें एक पूछा है तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है यानी कि गलत है? बताइए। चांद बावड़ी याबानेरी दौसा में, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, भांडाशाह जैन मंदिर रणकपुर में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया था चूने को मिलाने के लिए, मसाले को मिलाने के लिए। ओके, भागौर हवेली उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? जी हाँ दोस्तों, 32वें प्रश्न का आंसर बताना है। राजस्थान में स्टेट ब्रिज लिमिटेड की स्थापना जो की थी वो 1979 में की थी। जी हाँ दोस्तों, 1979 में की थी, और इसका बाद में नाम बदलकर राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड रख दिया था। कब? 2001 में। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट 32वां हो गया। 33वां, बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा जो है 12 अक्टूबर 1994 से राजस्थान राज्य में कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी? बताइएगा। तो इसका सही आंसर है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। जी हाँ दोस्तों, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान में 2001 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 52.66%। जी हाँ दोस्तों, 52.66% महिला साक्षरता दर रही है। ओके, नेक्स्ट, बताइए महिला साक्षरता दर में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ओके, राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 928। जी हाँ दोस्तों, 928 तो जो है 7 से और प्लस बड़े वालों का है, और जो बाल लिंगानुपात है 6 वर्ष तक का वो 888। ओके, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 928। ओके, नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह अवस्थित है, यानी गणेश्वर सभ्यता है जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये गणेश्वर सीकर जिले में स्थित है। RC अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था, और ये लगभग 2800 BC पूर्व की है। ओके, ताम्रवती सभ्यताओं की जननी है ये। ओके, नेक्स्ट 37, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? दोस्तों तो आहड़, गिलुंड, ओजियाना, ये सारे के सारे ही जो है बनास संस्कृति से संबंधित स्थल है। ओके, नेक्स्ट, 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रताप सिंह और महदजी सिंधिया। जी हाँ दोस्तों, प्रताप सिंह और महदजी सिंधिया के मध्य 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध लड़ा गया। तुंगा जो कि दौसा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट 39वां प्रश्न, किस स्थान पर इतिहास में जौहर का उल्लेख नहीं मिलता है? तो दोस्तों ये नहीं मिलता है सिरोही में, गागरोन में, रणथंभौर में, जालौर में, तीनों जगह पर मिलता है, जबकि सिरोही में
जौहर का उल्लेख नहीं मिलता है। ओके नेक्स्ट 40वां प्रश्न, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, आपको बताना है। सास बहू बताना है आपको, सही है क्या। गोविंद देव जी जयपुर सही है, एकलिंग जी उदयपुर सही है, 7 सहेलियों का मंदिर या सूर्य मंदिर झालरापाटन सही है। जो सास बहू का मंदिर है ये कहाँ स्थित है, नागदा में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागदा में। ओके, नगरी चित्तौड़ है और नगर जो है ये टोंक में है। ओके, ये सभ्यता से संबंधित है। ओके दोस्तों नेक्स्ट 41वां प्रश्न, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था, किसकी पुत्री थी, तो दोस्तों ये थी महाराणा भीम सिंह की पुत्री। जी हाँ दोस्तों, महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। इनका विवाह पहले जोधपुर के भीम सिंह से तय हुआ था, लेकिन विवाह से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका विवाह फिर जयपुर के शासक जगत सिंह से तय हुआ। लेकिन इससे जो है नाराज़ हो गए थे। कौन नाराज़ हो गए थे, तो मान सिंह जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते थे, मारवाड़ वाले, वो नाराज़ हो गए थे। इस तरीके से जयपुर मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो है संघर्ष छिड़ गया, जिसका जो अंत है वो अमीर खां पिंडारी ने मध्यस्थता करके और जो कृष्णा कुमारी थी इसको जहर दे करके ख़त्म करके किया। ओके नेक्स्ट 42वां प्रश्न, राजस्थान के इतिहास में भीत की भांच से क्या अभिप्राय, ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों, बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की एक पद्धति है। बीकानेर राज्य में हासिल एकत्रित करने की एक पद्धति है भीत की भांच। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने मेरा जो है मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। लगभग 2200 लोगों ने उसको देखा है और उसका लाभ उठाया है दोस्तों। सारे प्रश्न प्रशासनिक व्यवस्था में आएंगे तो उसी में से आएंगे बिल्कुल दोस्तों। ओके नेक्स्ट 43वां प्रश्न, राज्य के किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है, सुवर्णगिरी। ओके, सुवर्णगिरी किसको कहा जाता है, तो दोस्तों सुवर्णगिरी जालोर को कहा जाता है। और स्वर्ण ओके, स्वर्णगिरी जो है किसको कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है, जैसलमेर किला को। ओके, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर स्थित है, बताइए, त्रिकुट पहाड़ी या त्रिकुट पर्वत। ओके बताइएगा। ओके नेक्स्ट, जोधपुर का किला है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, ये भी बताइएगा। ओके, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बताइएगा, मुंह से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो अलगोजा। जी हाँ दोस्तों, अलगोजा मुंह से बजाया जाता है। ओके नेक्स्ट 45वां, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, तो दौलत बाग अजमेर में है, बिल्कुल सही। जग मंदिर उदयपुर में है। 84 खंभों की छतरी देखना है, लालगढ़ बीकानेर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में है। कहाँ है, बूंदी में है। ओके, जबकि मूसी रानी की छतरी जो कि 80 खंभों की है ये अलवर में है। ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट, चार बेंत जो राजस्थान में प्रचलित लोक गायन की एक शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चार बेंत जो है दोस्तों टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, टोंक की प्रसिद्ध है। ओके नेक्स्ट, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बम नृत्य जो है दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र का, अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ओके नेक्स्ट, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, तो दोस्तों सीताबाड़ी जो 12 में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, 12 में पड़ता है। यहाँ जो मेला लगता है वो किसका लगता है, सहरियाओं का। ओके, सहरियाओं का लगता है। ओके, किस माह में लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। किस हिंदू महीने यानी कि विक्रमी संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है, बताइए। 49वें प्रश्न का आंसर बताइएगा आप, तो भाद्रपद में। जी हाँ दोस्तों, भाद्रपद में जो है तेजा दशमी मनाई जाती है। ओके नेक्स्ट, श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, किस कला से संबंध रखते हैं, बताइएगा। 50वें क्वेश्चन का आंसर, तो दोस्तों इसका सही आंसर है पटचित्र या फड़ चित्र। ओके, श्रीलाल जोशी पटचित्र या फड़ चित्र कला से संबंधित है। ओके नेक्स्ट 51वां प्रश्न, विभिन्न कला स्वरूप और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा संगत है यानी कि सही है, बताना है आपको। ओके दोस्तों, तो थेवा कला कहाँ है, ये प्रतापगढ़ में है। ओके, तो ये गलत हो गया। और उस्ता कला कहाँ है, उस्ता कला बीकानेर में है। कहाँ स्थित है, बीकानेर में, तो ये भी गलत हो गया। ओके, कुंदन कला जयपुर, बिल्कुल सही है दोस्तों। बादले कहाँ है, बादले नागौर में नहीं है, बादले कहाँ है, जोधपुर में है। कहाँ है, जोधपुर में। ओके, तो पहला दूसरा और चौथा गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया, तीसरा वाला सही हो गया, कुंदन कला जो कि मीनाकारी से संबंधित है। ओके नेक्स्ट
52वां, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जी हाँ, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। किसने? कृष्णदत्त पालीवाल ने। ज्वाला प्रसाद और जौहरी लाल ने भी इनका साथ दिया था, याद रखिएगा। ओके। 53वां प्रश्न, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर का जो महाराजा था वो कौन था? तो दोस्तों बताइएगा, हणवंत सिंह था। कौन था? हणवंत सिंह। ओके, याद रखिएगा। इनसे पहले हणवंत सिंह से पहले उम्मेद सिंह थे, और लक्ष्मण सिंह जो थे ये डूंगरपुर के थे, चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के थे। याद रखिएगा इनको भी। ओके। नेक्स्ट, उड़कासमेर बाड़मेर राजस्थान की निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो दोस्तों ये है रामदेव जी। जी हाँ, रामदेव जी का यहाँ क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ? उड़कासमेर बाड़मेर में। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? राजस्थान के लोक देवता नहीं है, गोगा जी है दोस्तों, रामदेव जी है, पाबू जी है, नामदेव नहीं है दोस्तों। नामदेव जी लोक संत है। क्या है? लोक संत। लेकिन वो भी कहाँ के? राजस्थान के नहीं, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के लोक संत है। कौन? नामदेव जी। ओके। नेक्स्ट, 56, निम्नलिखित में से कौन सा कूट असुमेलित है यानी कि गलत है? उदयपुर यानी कि 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके संदर्भ में शावर्ट्स उदयपुर में थे, मेजर बर्टन कोटा में थे, मैक मोसन्स का पता नहीं है कहाँ थे, ये बताइएगा। ये मैक मोसन्स थे, ये जोधपुर में थे। कहाँ थे? जोधपुर में थे। तो जयपुर में कौन थे? ईडन थे। कौन थे? ईडन। ओके। भरतपुर में मेजर निक्सन। ओके, मेजर निक्सन। ओके, मेजर निक्सन थे दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। ओके, मेजर निक्सन से पहले जो थे यहाँ कौन थे? मॉरिसन थे। ओके, मॉरिसन थे कुछ समय के लिए, फिर उनको हटा के मेजर निक्सन को बना दिया गया था। ओके। नेक्स्ट, दोनों का नाम आता है दोस्तों, मेजर निक्सन का भी आता है, मॉरिसन का भी आता है। तो दोस्तों पहले जो थे, पहले मॉरिसन थे, मॉरिसन को हटा करके और यहाँ का शासक जो है सीधे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ का शासक जो है बालक था, इसलिए तो मेजर निक्सन ज़्यादा समय तक रहा 1857 की क्रांति के समय। तो भरतपुर में जो है मेजर निक्सन आंसर सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, 57वां प्रश्न, प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? जिसमें दोस्तों राजस्थान के किसान आंदोलनों से संबंधित समाचार प्रकाशित होते थे। ओके, प्रताप नामक समाचार पत्र जो है आगरा से प्रकाशित होता था, और गणेश शंकर विद्यार्थी जो है इसके संपादक थे। याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट, मांदलिया कहाँ पहना जाता है? बताइएगा, मांदलिया कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों मांदलिया जो है गले में पहना जाता है। ओके, आभूषण है ये। ओके। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 में नीमच में विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों नीमच में 3 जून 1857 को हुआ था, 28 मई को जो है नसीराबाद में हुआ था। ओके, और 15 अक्टूबर को कोटा में हुआ था, और 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। ओके, और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था। सबको याद रखना है दोस्तों। इसका आंसर है 3 जून 1857। ओके। नेक्स्ट, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मालवी। जी हाँ दोस्तों, मालवी भाषा पर मराठी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है। ओके, मालवी बोली पर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश यानी कि रॉयल किंग ब्रिटिश वॉयसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो दोस्तों ये केसरी सिंह बाराहट के जो 13 सोरठे थे, ये सुन करके चेतावनीराज चूंकटिया था इनका नाम। ओके, कौन थे? फतेह सिंह थे। ओके, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने नहीं गए थे लेकिन वहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। ओके। 62वां प्रश्न, भारत के एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बाराहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्तां की श्रृंखलाओं को काटने में अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों रास बिहारी बोस। जी हाँ दोस्तों, रास बिहारी बोस का है। याद रखिएगा इसको। ओके। 63, निम्नलिखित में से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? हरिभद्र सूरी धूर्ताख्यान सही है, उद्यतन सूरी कुवलयमाला सही है, जिनेश्वर सूरी बुद्धिविलास किसकी है दोस्तों? बखत राम की है। किसकी है? बखत राम की है। ओके। पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध। ओके, पद्मनाभ की कानड़देव प्रबंध है। ओके, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाथारी फूलवारी नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो बाथारी फूलवारी जो ग्रंथ लिखा है दोस्तों वो लिखा है विजयदान देथा ने। ओके, विजयदान देथा ने लिखा है। ओके। नेक्स्ट, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन
कौन सी है, यानी ख्यात है दोस्तों, इसको आप ख्यात पढ़िएगा। ओके, ख्यात, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात जो है कौन सी है बताइएगा। मोहनोत की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास ख्यात, मारवाड़ी ख्यात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहनोत ख्यात। दोस्तों वॉइस टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, इसको आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ ये क्या नहीं है, ये है ख्यात। जी हाँ दोस्तों, ख्यात। ओके, ख्यातों में दोस्तों राजस्थान के इतिहास से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। ओके, तो 65वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान की सबसे प्राचीन जो ख्यात है वो मोहनोत की ख्यात। ओके, नेक्स्ट 66वां प्रश्न, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है, बताना है आपको। जंतर मंतर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ भी है, कौन सा नहीं है, बीकानेर का किला। ओके, याद रखिएगा इसको। 67वां, निम्न में से पूर्व मध्यकाल में परमारों की राजधानी रहा, क्या रहा, तो दोस्तों अचलगढ़ इसका सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, अचलगढ़ जो सिरोही में सही आंसर रहा। इसके अलावा जो है दोस्तों अर्थुणा बांसवाड़ा में ये भी परमारों की राजधानी रहा है। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, राजस्थान में जनजाति आंदोलन का क्या कारण था बताइएगा। तो आर्थिक शोषण बिल्कुल था, सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप बिल्कुल था, परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप भी था, बेगार व लाग बाग ये भी था, तो उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी, कहाँ की थी, तो ये की थी खेरवाड़ा में। जी हाँ दोस्तों, खेरवाड़ा में की थी। ओके, नेक्स्ट, 1931 में अजमेर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रांतीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो दोस्तों किसने की थी बताइए 70वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका सही आंसर है रामनारायण चौधरी। जी हाँ दोस्तों, रामनारायण चौधरी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ओके, 71वां प्रश्न, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह है स्ट्रीट वेंडर। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल तक ब्याज मुक्त 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड के रूप में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और ये स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है, जो फल सब्जियां रेहड़ी वाले जो भी शहरी क्षेत्रों में छोटी छोटी दुकानें लगा करके सामान बेचने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों देखिए 72वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है 5,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 73वां प्रश्न ये रहा दोस्तों, इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि IM शक्ति किससे संबंधित है, तो दोस्तों महिलाओं का के जो है कौशल विकास से संबंधित है। ओके दोस्तों, महिलाओं के कौशल विकास से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट 74वां प्रश्न, महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहाँ पर महाराणा प्रताप का जो पेनोरमा है वो विकसित करने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों चावंड। जी हाँ दोस्तों, चावंड इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 75वां, मुख्यमंत्री ने 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, तो जयपुर। जी हाँ दोस्तों, जयपुर इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 76वां प्रश्न, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया, तो ये किया गया है दोस्तों जैसलमेर में। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और 29 मार्च 2011 को ये कहाँ लागू हुआ, ये लागू हुआ है राजस्थान में। ओके, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसको सबसे पहले जो है दोस्तों 20 जुलाई को जो है राज्यसभा में पेश किया, फिर 4 अगस्त को लोकसभा में और 26 अगस्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी इसको। और कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। ओके, नेक्स्ट 78वां प्रश्न, राज्य सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है। इसमें एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। मुख्यमंत्री राज्य सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, देखना है दोस्तों, मुख्यमंत्री नहीं होता है, शिक्षा मंत्री होता है। कौन होता है, शिक्षा मंत्री। ओके, शिक्षा मंत्री इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट सी वाला देखिए, अध्यक्ष राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। परिषद में 1/3 1/3 जो है महिलाएं होगी, ये भी सही है। ओके, तो गलत कौन सा है, तो गलत है बी वाला, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं शिक्षा मंत्री इस राज्य सलाहकार परिषद है जिसका पदेन अध्यक्ष होता है। ओके, नेक्स्ट 77वां प्रश्न ये रहा दोस्तों
प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए नियम 22 के अनुसार राजस्थान में शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है? तो यह है दोस्तों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको RSCERT बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति होती है, उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 11। जी हाँ दोस्तों, 11 इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट। बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण और मानक विकसित करने और लागू करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन करेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार मानक तय करेगा, विकसित करेगा, ओके, और लागू करेगा, और इन सबको जो है प्रशिक्षण वगैरह का काम करेगा वो राज्य सरकार। ओके, नेक्स्ट। 82 शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नोडल विभाग कौन सा है? तो दोस्तों ये है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। ओके, नेक्स्ट। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही नाम है राज्य वृक्ष क्या है? खेंजड़ी। क्या है? खेंजड़ी। खेंजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरियो। ओके, प्रोसोपिस सिनेरेरियो। ओके, नेक्स्ट। 84 स्वास्थ्य मित्र का संबंध किस योजना से है? तो यह है निरोगी राजस्थान अभियान योजना से। ओके, नेक्स्ट। बेणेश्वर धाम में किसकी पूजा की जाती है? बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों बेणेश्वर धाम में शिव जी की, भगवान शिव की खंडित जो है शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। ओके, नेक्स्ट। जोधपुर जिले के प्रसिद्ध खिलाड़ी रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध है रवि बिश्नोई का क्रिकेट से। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट। प्रसिद्ध विमल वसही व लूण वसही मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो प्रसिद्ध लूण वसही और विमल वसही मंदिर जो है आबू पर्वत पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट। 89 निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो मशीनरी उद्योग नहीं है, जबकि तेल, खांडसारी और पापड़, भुजिया ये सारे के सारे ही है। ओके, नेक्स्ट। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की कितने स्तर है? तो दोस्तों राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। ओके, नेक्स्ट। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना शैक्षणिक महाविद्यालय में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए किस तिथि को शुरू की गई? तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट फेज है वो 7 नवंबर 2019 को था। 7 नवंबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। तब इसकी राशि जो है 3,000 और 3,000 रुपये, और पुरुषों के लिए 3,000 रुपये और महिलाओं के लिए 3,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो है इसका जो स्वरूप है, वर्तमान में इसको जो है 1 जनवरी 2022 से नए रूप में लागू की गई, और इसके अंतर्गत 4,000 रुपये पुरुषों को और 4,500 रुपये महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं। ओके, ये याद रखिएगा विशेष रूप से। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर का नहीं है? तो दोस्तों पुलिस पर नियंत्रण रखना है, विदेशों के पार पत्रों यानी कि पासपोर्ट की जांच करना, धारा 144 लागू करना, ये है दोस्तों। जिले का कोषालय का निरीक्षण करना, ये इसका जो है दंडनायक के रूप में कार्य नहीं है। ओके, कार्य तो है ये, लेकिन दंडनायक के रूप में नहीं है। ओके, नेक्स्ट। 93वां प्रश्न। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 29 + 1। जी हाँ दोस्तों, 29 + 1 यानी कि 30। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 15% मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित कर दी। ओके, नेक्स्ट। 94 राजस्थान का वह राजनेता जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा, तो इनका नाम है दोस्तों हरिदेव जोशी। जी हाँ दोस्तों, हरिदेव जोशी, जो कि बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मिशन समर्थ। जी हाँ दोस्तों, मिशन समर्थ इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट। 96वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पता करना है दोस्तों। 96वें क्वेश्चन में सही नहीं है ये पता करना है। ओके, शिक्षावाणी कार्यक्रम रेडियो आधारित शैक्षिक कार्यक्रम है जिसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो द्वारा किया जाता है, सही है दोस्तों। कक्षा 1 से 2 हेतु मीना की कहानी आधारित तथा कक्षा 3 से 12 तक पाठ्यपुस्तक आधारित कंटेंट प्रसारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रसारण की अवधि कितनी होती है, 195 मिनट देखना है। प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होता है, ये भी सही है दोस्तों। प्रसारण अवधि जो है 55 मिनट है, 195 मिनट नहीं है दोस्तों। ओके, इसको याद रखिएगा, 195 मिनट है, ये शिक्षा दर्शन का है। ओके, शिक्षा दर्शन जो कि टीवी पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा, प्रसारण की अवधि 195 मिनट नहीं 55 मिनट होती है। ओके, नेक्स्ट 96वां प्रश्न। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से कौन सा निवेश आधारित उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है खनिज आधारित उद्योग। जी हाँ दोस्तों, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट 98वां क्वेश्चन। शैक्षिक उप समिति का कार्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा, शैक्षिक उप समिति का कार्य जो है शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने की योजना बनाना, ये इसका कार्य नहीं है। बाकी सब है शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन, शैक्षिक संबंधों का विश्लेषण और विद्यालय भवन का निर्माण करना, ये सारे ही है। इसका जो कार्य नहीं है वो नहीं है शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु योजना बनाना। ओके, नेक्स्ट देखिए 99 क्वेश्चन। नो बैग डे शनिवार को किस नाम से जाना जाता है? नो बैग डे जो शनिवार को मनाया जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है संभावनाओं का शनिवार। जी हाँ दोस्तों, संभावनाओं के शनिवार के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। ओके, कब शुरू किया गया नो बैग डे, बताइए मुझे कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य में 1997-98 से संचालित आवासीय विद्यालय योजना में किस विदेशी संस्था का वित्तीय सहयोग रहा है? तो बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है KfW जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, KfW जर्मनी और राजस्थान सरकार का योगदान है इसमें। तो इसमें विदेशी संस्था है KfW। जी हाँ दोस्तों, ये है इसका आंसर। ओके, 101 क्वेश्चन देखिए। एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी विद्यालय नहीं गया किस कक्षा में प्रविष्ट होने योग्य है? तो दोस्तों 10 वर्ष की आयु का है, तो इसका सही आंसर है कक्षा 5। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 5 में उसको प्रविष्ट करेंगे। ओके, RTE 2009 के तहत। ओके, राजस्थान में राज्य प्रशासन में विधित लीगली प्रमुख होता है। विधित जहाँ भी बात हो जाए दोस्तों, तो इसका सही आंसर है राज्य का राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल में ही सारी शक्ति निहित होती है। ओके, नेक्स्ट कार्यपालिका की सारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट 103। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। ओके, नेक्स्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीश कौन थे? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है कैलाश नाथ वांचू। जी हाँ दोस्तों, कैलाश नाथ वांचू जो है ये राजस्थान उच्च न्यायालय में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीश थे। ओके, नेक्स्ट 105। संविधान वाले क्वेश्चन थोड़े टफ ही आएंगे दोस्तों, इनका ध्यान रखिएगा। आप सारी परीक्षाओं में ऐसे ही डीप पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आप पढ़ सको तो डीपली पढ़ना है। विशेष रूप से जो है दोस्तों, जनक सिंह मीणा की हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, उसको देख सको तो ओके, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। राज्य किसान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बताइए। तो महादेव सिंह खंडेला। जी हाँ दोस्तों, महादेव सिंह खंडेला। जगदीश धनखड़ राज्यपाल है। चंद्र प्रकाश जोशी विधानसभा अध्यक्ष है। गोविंद डोटासरा कांग्रेस राज्य अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ओके, याद रखिएगा। राज्य पर्यटन विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है धर्मेंद्र सिंह राठौड़। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह राठौड़। ओके, नेक्स्ट कमेंट करके बताइए मुझे, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 107वां प्रश्न। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है टोंक में, अविका नगर। कहाँ? अविका नगर टोंक में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, जहाँ की भेड़ अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। 108वां प्रश्न ये रहा।
मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राज्य विधानसभा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राज्य विधानसभा। दोस्तों संविधान की तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है केवल, लेकिन उनका निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानसभा, राज्यों के संदर्भ में, और केंद्र के संदर्भ में जो है संसद द्वारा किए जाते हैं। ओके नेक्स्ट 109, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर जो है न्यूनतम रही? ओके न्यूनतम रही, तो सबसे कम रही जो दोस्तों वो गंगानगर की रही 10% के लगभग। ओके गंगानगर, फिर उससे कम झुंझुनू, उससे थोड़ी सी ज़्यादा झुंझुनू की, उससे फिर थोड़ी ज़्यादा पाली, और फिर उससे ज़्यादा बूंदी की। यदि अवरोही क्रम पूछा जाए, आरोही क्रम पूछा जाए तो गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी क्रम से है ये। ओके गंजू पाबू याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट 110, राजस्थान की कौन सी जनजाति सर्वाधिक पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा तथा शहरों में निवास करती है? तो सभी को पता है दोस्तों इसका आंसर मीणा। जी हाँ दोस्तों मीणा। ओके नेक्स्ट 111, राज्य में सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में जो है कितना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 79.76। ओके 79.76 किलोमीटर है। ओके नेक्स्ट, भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 20%, लगभग 23% कच्चे तेल का आंसर जो है, कच्चे तेल का उत्पादन जो है दोस्तों राजस्थान में होता है। भारत के कुल कच्चे तेल का 23% के लगभग। ओके तो इसका सबसे निकट आंसर 20% है। ओके यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में दिसंबर 2021 में कुल, ये आदेश नहीं है दोस्तों, टॉप ऊर्जा क्षमता कितनी है? ओके स्थापित देखिए दोस्तों 113वां प्रश्न, राजस्थान में दिसंबर 2021 में कुल अधिष्ठापित है दोस्तों, अधिष्ठापित। ओके ये ध्यान रखिएगा, अधिष्ठापित क्षमता जो है वो कितनी है? ऊर्जा की जो कुल 2021 में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता जो है कितनी है बताइएगा दोस्तों। तो 113 का जो सही आंसर है दोस्तों 23,321 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों 23,321 मेगावाट जो है इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। ओके दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 114वां प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार द्वारा कब चलाई गई? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है 2016। जी हाँ दोस्तों 2016 में चलाई गई। ओके नेक्स्ट, अटल भूजल योजना राजस्थान, अटल भूजल योजना में जो है राजस्थान में के कितने ज़िले शामिल हैं, या कितने ज़िलों में इसको शामिल संचालित किया जा रहा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 17। जी हाँ दोस्तों 17। और दोस्तों इसमें जो है अटल भू योजना में जो है भारत और विश्व बैंक का जो योगदान है वो 50-50% है। किसका? भारत सरकार और विश्व बैंक का योगदान कितना प्रतिशत है? 50-50% है। और ये 1 अप्रैल 2020 से संचालित की जा रही है। ओके वाटर रिचार्ज के लिए। ओके नेक्स्ट 16वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में विश्लेषण विधि अधिक उपयुक्त है क्योंकि? बताइएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसमें वर्ण के सही उच्चारण का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही है। इसमें संयुक्त अक्षरों की कठिनाई कम होती है, बिल्कुल सही है। यह संश्लेषण क्षय विधि के दोषों को से बचाती है। ओके यह संश्लेषण क्षय विधि के दोषों से बचाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट 17वां प्रश्न, लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि में बिंदु बिंदु से वर्णकृति बनाकर उसका अभ्यास कराया जाता है? 17वें प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूपरेखा अनुकरण। जी हाँ दोस्तों रूपरेखा अनुकरण इसका सही आंसर है। ओके 18वां प्रश्न, देखिए विषय वस्तु के अनुसार अंक विभाजन में क्या किया जाता है? तो दोस्तों विषय वस्तु के अनुसार अंक विभाजन में किया जाता है विषय वस्तु की कठिनाई में विभाजन कर अलग अलग अंकों का निर्धारण किया जाता है। ये वाला आंसर सही है, विषय वस्तु को कठिनाई में विभाजन कर अलग अलग अंकों का निर्धारण किया जाता है। ओके नेक्स्ट 19वां प्रश्न, भाषा अर्जन की प्रमुख युक्ति में से क्या नहीं है ये बताना है। तो अनुकरण है, अभ्यास है, बारंबारता है, तो क्या नहीं है? तो यथार्थ नहीं है दोस्तों। ओके नेक्स्ट 20वां,
120वां प्रश्न ये रहा। उच्च स्तर पर गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। ओके दोस्तों, उच्च स्तर पर बात हो रही है दोस्तों, समग्र रूप से देखा जाए तो व्याख्यान विधि होगी। ओके दोस्तों, व्याख्यान विधि जो है उच्च स्तर पर मुख्य विधि होगी। उच्च स्तर पर दोस्तों व्याख्यान विधि ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। ओके, इसमें आपके ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर सी वाला है। ओके नेक्स्ट, विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? 121वें प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गणित में त्रुटि विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, गणित में त्रुटि विश्लेषण। ओके नेक्स्ट, 122, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? बताइए 122 में। तो दोस्तों ये किया जाता है निगमन विधि में। ओके, निगमन विधि में। ओके नेक्स्ट, 23वां, इकाई योजना किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों यह है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ओके, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ओके नेक्स्ट, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों हॉगबेन का है। किसका है? हॉगबेन का है। ओके नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम किस ओर संकेत करता है? बताइएगा दोस्तों 125 का आंसर। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध करवाने की ओर। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम जो है संकेत करता है किस ओर? विद्यार्थियों में अनुभविक अधिगम उपलब्ध करवाने की ओर। ओके दोस्तों, सारे प्रश्न होने के बाद में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओके दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी परीक्षा तक मैं सभी तरीके के प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ओके नेक्स्ट प्रश्न, 126वां, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से कौन से प्रश्न या गतिविधि से बचा जाना चाहिए या कम उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सूचना आधारित। जी हाँ दोस्तों, सूचना आधारित इस तरीके के प्रश्नों का कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सूचना आधारित होते हैं, जबकि इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए समझ आधारित, अनुप्रयोग आधारित और विश्लेषण आधारित। ओके नेक्स्ट, अच्छे प्रश्न है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने लायक। ओके नेक्स्ट, आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से पहचाने गए संकेतक तर्क और तार्किक संबंध का निर्माण करते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है 127 का? तो इसका सही आंसर है स्पष्टीकरण। जी हाँ दोस्तों, स्पष्टीकरण है। दोस्तों मेरे इन वीडियो लेक्चर्स का सही निर्णय तो आप ही कर पाएंगे कितने उपयोगी है और किस स्तर के हैं। ओके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है? 128वें प्रश्न। 128वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का जो अर्थ है वो है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। ओके नेक्स्ट, 29वां प्रश्न। ओके, ग्रेडेशन इंक्लूड्स, ग्रेडेशन यानी कि उन्नयन या ग्रेडेशन क्या शामिल होते हैं? तो दोस्तों इसमें शामिल होते हैं सीक्वेंस एंड ग्रुपिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। ओके, क्रमबद्धता और जो समूह होता है लैंग्वेज मटेरियल यानी कि भाषाई सामग्री उसका। ओके नेक्स्ट, द टर्म कम्युनिकेटिव कंपेटेंस वाज कोइंड बाय, किसके द्वारा ये कोइंड किया गया? तो डेल हिम्स। जी हाँ दोस्तों, डेल हिम्स द्वारा इसको ये शब्द दिया गया है, क्या? कम्युनिकेटिव कंपेटेंस। ओके नेक्स्ट, 31वां प्रश्न, इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास इज, कौन सी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है मदर टंग। जी हाँ दोस्तों, मातृभाषा। ओके नेक्स्ट, ये रहा, द टीचर विच इज़ नीडेड फॉर द स्टूडेंट who are in general backward in studies and fail in one subjects। ओके तो इसका सही आंसर होगा 132वें का, उसको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? रिमेडियल टीचिंग की। द टीचर विच इज़ नीडेड फॉर द स्टूडेंट हु आर इन जनरल बैकवर्ड इन स्टडीज़ एंड फेल इन वन सब्जेक्ट, तो उसको रिमेडियल टीचिंग की, उसको निदानात्मक, ओके उसको उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है। ओके नेक्स्ट, 133, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो एथिलीन। जी हाँ दोस्तों, एथिलीन गैस होती है। ओके नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है बताइए दोस्तों। तो कपूर का ऊर्ध्वपातन, या फिर एक सांद्र अम्ल का तनुकरण, या बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया। तो बी और सी दोनों बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट 35वां देखिए दोस्तों, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंगीन दिखाई देने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसका जो सही कारण है वो है व्यतिकरण। जी हाँ दोस्तों, व्यतिकरण इसका सही कारण है। ओके, नेक्स्ट, किस कोशिकांग में क्रिप्टी पाई जाती है। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिप्टी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट 137, स्तनधारियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो बताइएगा दोस्तों 137 का आंसर है दोस्तों ग्राफियन पुटिका। जी हाँ दोस्तों, ग्राफियन पुटिका इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट 138, मैथ से संबंधित है, आप करिएगा इनको, बहुत आसान सवाल है दोस्तों। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, यानी कि 36 चॉकलेट है। उनमें से 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 12। ओके, 12 अपने पड़ोसी को, छठा भाग यानी कि 6 छंग 66 प्लस 6 दे दिए। ओके, प्लस रेहाना को और 1/4 भाग यानी कि 9 छंग 36 अपनी बहन को दे दी। रवि के पास कितनी चॉकलेट्स बची, तो इन सबको जोड़ोगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 को घटाओगे 36 में से तो 9 आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिए गए चित्र ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए ओ बी एक सरल रेखा है। ए अनुपात बी अनुपात 5, 3, 2 है। तो कोण सी ओ डी यानी कि सी ओ डी का मान आपको ज्ञात करना है। इस एंगल का आप पता करना है कितना है। तो दोस्तों सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। करना क्या है कि ए अनुपात बी अनुपात, तो इसको आप कैसे कर लोगे, 5x प्लस 3x प्लस 2x सबको जोड़ लोगे तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। ओके, 5 3 8, 8 2 10 हो जाएगा। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और x बराबर 180/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 10। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब करना क्या है, आपको b का वैल्यू ज्ञात करना है। b का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। और तो 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x। x की वैल्यू अपने पास क्या है, 18 है। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 18 है। ओके, तो 18 तिया 54, तो 54 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 54। जी हाँ दोस्तों, 54 इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप करिएगा। एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित किया जाता है, यानी कि वो कोई उसको चुरा लेता है। शेष राशि में से 25% राशि खर्च करने के बाद उसके पास जो है 480 रुपये बचते हैं। तो उसके पास मूलतः कितनी राशि थी बताइएगा दोस्तों। 140वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 800 रुपये। ओके, 800 इसका सही आंसर है। आप मुझे कमेंट करके मतलब सही सोल्यूशन बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, रमेश ने पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा तथा इसकी मरम्मत 5,000 रुपये खर्च करने के बाद इसे 7,020 रुपये में बेच दिया। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा है, 6,500 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, 7,020 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, घटा करके और आपको लाभ निकाल देना है तो 8% आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों, ये भी करिएगा दोस्तों। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग जो है 20 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, करिएगा। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होने चाहिए पेपर में। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 184 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो राधा ने श्याम को गाड़ी बेच दी, सही है दोस्तों। शीला ने मोहन को किताब दी, ये भी सही है। राजेश ने सोहन से मकान खरीदा, ये भी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है मदन बहुत बुरा है। जी हाँ दोस्तों, मदन बहुत बुरा है, ये द्विकर्मक क्रिया नहीं है। ओके, इसमें सद्धर्म का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों बताइएगा 144 में। तो इसका सही जो होगा सत्य प्लस धर्म। जी हाँ दोस्तों, सत्य प्लस धर्म किस में है, सत्य प्लस धर्म चौथे वाले में, ये आंसर हो जाएगा। ओके, 145वां प्रश्न ये रहा, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है।
कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आप बीती। जी हाँ दोस्तों, आप बीती में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है इसमें। ओके नेक्स्ट, बाकी सब में जो है कर्मधारय समास है। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसमें नहीं, ये बताना है। बाजार जाने के लिए किसे कहूँ? तो है दोस्तों आप चाय के साथ क्या लोगे? इसमें भी है दोस्तों तुम किससे लिखोगे? ये भी सही है दोस्तों। वह रोते रोते सो गई, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। ओके, इसमें कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके नेक्स्ट, द सेम मैन कम टू माई हाउस। ओके, तो इसका सही आंसर है कोई भी काम दोबारा होता है तो उससे पहले द आता है, तो द सेम मैन कम टू माई हाउस। ओके नेक्स्ट, 148, डू यू नो द लेडी हु आउट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 148 का? हैज जस्ट गोन आउट। ओके, हैज जस्ट गोन आउट। जी हाँ दोस्तों, हैज जस्ट गोन आउट इसका सही आंसर है। ओके नेक्स्ट, 149वां प्रश्न देखिए, द विंड द कैंडल। ओके, यानी कि जो हवा है उसने मोमबत्ती को बुझा दी। ओके, तो इसके लिए आपको सही जो है नीचे से वर्ड है उसका यूज़ करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिलो। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको आप सही कर लीजिए। ये इसमें ब्लू है, ब्लू आउट आएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है ब्लू आउट। ओके, सब में ब्लो ब्लो हो गया तो आपको इसमें भी ब्लू कर लीजिए। ओके, ब्लू आउट, ब्लू अवे, ब्लू अवे, ब्लो अवे और ब्लू आउट। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्लू आउट होगा। याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्लू आउट। जी हाँ दोस्तों, द विंड ब्लू आउट द कैंडल। ओके, ब्लू आउट यहाँ आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 150वां देखिए दोस्तों, हु टोट यू इंग्लिश? दोस्तों ये जो है ये टोल्ड नहीं है, ये टोट है, TOTAUGHT। ओके, टोट है ये। हु टोट यू इंग्लिश चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हु टोट यू इंग्लिश। ओके, तो हु से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? बाय हुम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बाय हुम वर यू टोट इंग्लिश। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाय हुम वर यू टोट इंग्लिश। ओके, यहाँ गलती से टोट लिखा गया था दोस्तों, टोट है ये, टोट। ओके, टीच की सेकंड फॉर्म। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। ओके दोस्तों, तो ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 150 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पर लर्न विद एडवांस स्टडी सर्च करिए और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम रोज़ाना जो है जो भी टेस्ट आयोजित करते हैं उसका लिंक शेयर करते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ ये था वीडियो का अंत। ओके, थैंक यू।